हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे गुप्ता एम्पायर के लिटरेचर के बारे में, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, सोसाइटी लाइफ के बारे में, रिलीजियस लाइफ के बारे में और भी दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं गुप्ता एम्पायर लिटरेचर के साथ। तो गुप्ता पीरियड में काफी सारे लिटरेचर इवॉल्व हुए और ऐसा कहा जाता है कि जो उस टाइम का गुप्ता पीरियड था, गुप्ता एरा था, वो गोल्डन इरा था। उसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छे अच्छे रूलर्स गुप्ता एम्पायर में थे, इसी कारण उसे गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जा रहा है, या फिर उसकी पॉलिटिकल स्पेयर की वजह से, या फिर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के वजह से, इन सारे पॉइंट्स के वजह से गोल्डन एज ऑफ इंडिया गुप्ता पीरियड को नहीं कहा जाता। बल्कि गुप्ता पीरियड जो था वो 3 फील्ड्स में काफी माहिर था, आर्ट, साइंस और लिटरेचर। इस 3 फील्ड में गुप्ता पीरियड को काफी अच्छी अचीवमेंट्स मिली, जिस वजह से गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। और गुप्ता के अधीन प्रॉस्पेरिटी ने आर्ट और साइंस में काफी अच्छी अकम्प्लिशमेंट का दौर शुरू किया। और गुप्ता एम्पायर एग्जिस्ट करता था फ्रॉम 320 एडी टू 550 एडी। और गुप्ता रूलर जो थे वो इंटेलेक्चुअल को इम्पोर्टेंस देते थे। उनके कोर्ट में जो भी इंटेलेक्चुअल पर्सन है उसे पेट्रोनेज दिया जाता था, उसे बढ़ावा दिया जाता था। यानी एक तरह से उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा था, उन्हें प्रमोट किया जा रहा था। और इन्हीं सभी कारण की वजह से इंडिया में जो गुप्ता एम्पायर है वो डेवलप कर पाया था। अब बात करते हैं पॉलिटिकल स्फेयर की। तो गुप्ता एम्पायर के समय डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिवोल्यूशन ऑफ पावर था। यानी कि जहां एक तरफ मौर्य एम्पायर सेंट्रलाइज्ड फॉर्म फॉलो किया करते थे, यानी कि सत्ता किसी एक पर्सन के हाथ में रहती थी। जो मेन सेंटर था पॉलिटिकल पावर का वो था राजा। बट गुप्ता एम्पायर में डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म ऑफ पावर जो है वो फॉलो किया जाने लगा। यानी कि गुप्ता एम्पायर में कई सारे फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे जिनके हाथ में सत्ता दी जाती थी, पावर दिया जाता था। और फ्यूडल लॉर्ड्स को लैंड ग्रांट दिया जाता था और उससे टैक्स कलेक्ट करने का राइट भी दिया जाता था। और इतना ही नहीं, फ्यूडल लॉर्ड्स आर्मी भी रखा करते थे, जिस कारण फ्यूडल सिस्टम इंडिया में काफी तेजी से इवॉल्व हुआ। जो ऑफिशियल्स थे उन्हें भी लैंड ग्रांट के थ्रू पे किया जा रहा था, यानी कि सैलरी की जगह उन्हें लैंड ग्रांट दिया जाता था। और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को भी लैंड ग्रांट दिया जाने लगा। और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी लैंड ग्रांट के साथ ट्रांसफर किए जाते थे। यानी कि जो लैंड दी गई है उस पर पॉलिटिकल अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दी जाती थी। अब इतनी ज्यादा लैंड ग्रांट दी जा रही थी ऑफिशियल्स को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, और लैंड ग्रांट के साथ साथ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी ट्रांसफर किए जाते थे। अब इन सब के कारण जो इंटरमीडियरीज थे, यानी कि फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वो पावरफुल बन गए। तो इनिशियल फेज में ये जो इंटरमीडियरीज थे वो राजा को सपोर्ट करते थे, बट यानी राजा के प्रति लॉयल थे। बट जब सेंटर में राजा कमजोर हुआ तो ये जो इंटरमीडियरीज है वही खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, पावरफुल बन जाते हैं, जिस कारण राजा की सत्ता जो है वो कमजोर होने लगी। गुप्ता एम्पायर के अंडर ग्रेट वर्क ऑफ लिटरेचर को संस्कृत में लिखा गया। संस्कृत द एंशियंट आर्यन लैंग्वेज ड्यूरिंग द गुप्ता डिनास्टी। गुप्ता पीरियड में संस्कृत लिटरेचर काफी ज्यादा फ्लरिश हुआ। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द सेकेंड के कोर्ट में ग्रेट पोएट और प्ले राइटर थे कालिदास, जिन्हें नवरत्नों में से एक कहा जाता है, जिन्होंने काफी ग्रेट एपिक्स कंपोज किए, कुछ प्ले कंपोज किए, कुछ काव्यस कंपोज किए। प्ले कंपोज किए जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम, और कुछ काव्यस जैसे ऋतु संहारम, मेघादूतम, रघुवंशम, कुमार संभावम एक्सेट्रा। और गुप्ता पीरियड के टाइम में एक काफी फेमस संस्कृत ड्रामा जिसे कहा जाता था मृच्छकटिका, जिसे कंपोज किया गया था शूद्रक के द्वारा। मृच्छकटिका ये काफी फेमस संस्कृत ड्रामा हुआ करता था उस टाइम का, जिसे सेलिब्रेट किया करते थे। मृच्छकटिका मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। नेक्स्ट पोएट थे हरिसेन। हरिसेन ये समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। उन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन लिखी थी। और विष्णु शर्मा जिन्होंने पंचतंत्र लिखा है वो भी गुप्ता एम्पायर के पीरियड में ही एग्जिस्ट करते थे। अमारा सिंह जो कि काफी एक ग्रेट ग्रामरियन और पोएट थे, जिन्होंने अमारा कोश कंपोज की। नेक्स्ट थे विशाखा दत्त, जिन्होंने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम कंपोज किए थे। और कुछ अदर ग्रामरियंस थे हु कंट्रीब्यूटेड टू संस्कृत लैंग्वेज, इंक्लूड वारारुचि एंड भारतृहरि। तो इस तरह गुप्ता एम्पायर के दौरान लिटरेचर काफी ज्यादा फ्लरिश्ड किया गया। गुप्ता एम्पायर में साइंस का भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। आर्यभट्ट जो कि एक ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, उनके द्वारा सूर्य सिद्धांत
और आर्यभट्टिया लिखी गई थी। तो आर्यभट्ट गुप्ता एम्पायर में एग्जिस्ट करते थे। आर्यभट्ट ही पहले थे जिन्होंने डिजिट जीरो का कंसेप्ट लाए थे, और उन्होंने उस समय यानी कि आज से करीब 1500 साल पहले ही पाई की वैल्यू भी इवेल्युएट कर ली थी। और आर्यभट्ट ने पोस्टुलेट किया था कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है और अपने ही एक्सिस पे रोटेट होता है और इस तरह से सन के अराउंड रिवॉल्व होता है। जबकि उस समय मान्यता यही थी, और स्पेशली उस कंट्री में जहां पर क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता था, तो उस समय मान्यता ये थी कि अर्थ जो है वो सेंटर में है और बाकी सारे प्लैनेट्स, सन और बाकी सारे प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। और अगर किसी ने कह दिया कि सन सेंटर में है और अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, तो उसे जान से मार दिया जाता था, मौत की सजा सुनाई जाती थी, फांसी पे लटकाया जाता था। बट उस समय आर्यभट्ट ने पोस्टुलेट किया कि नहीं, अर्थ फ्लैट नहीं है और अपने ही एक्सिस के अराउंड रोटेट होता है और इस तरह से सन के अराउंड रिवॉल्व होता है। और आर्यभट्ट को फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहा जाता है। उन्होंने सोलर ईयर की लेंथ भी कैलकुलेट की थी, यानी कि अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व होने में कितना टाइम लगता है, इसकी लेंथ भी आर्यभट्ट ने उस समय कैलकुलेट कर ली थी। आर्यभट्ट ने डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन कितना है उसे भी इवेल्युएट कर लिया था, एंड नाउ विच इज रिमार्केबली क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। और आर्यभट्ट ने कई सारी किताबें ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और ट्रिग्नोमेट्री पर लिखी। साइंस में दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे वारामीरा। वारामीरा ये एस्ट्रोनॉमर थे। ये एस्ट्रोनॉमर मतलब होता है स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड फेनोमेना, और एक ग्रेट एस्ट्रोलॉजर भी थे। एस्ट्रोलॉजर यानी कि जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। वारामीरा ये चंद्रगुप्त द सेकंड यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट में थे, और वारामीरा को नवरत्नों में से एक माना जाता है। वारामीरा के द्वारा बृहत संहिता भी लिखी गई थी, और ये पंच सिद्धांत के कंपोजर भी थे। पंच सिद्धांत ये काफी अच्छी टेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी पर। और वारामीरा ने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि मार्स पर वाटर एग्जिस्ट करता है, और ये बात उन्होंने कही थी आज से 1500 ईयर्स पहले। धन्वंतरी जो कि ग्रेट फिजिशियन थे, ये भी गुप्ता पीरियड के समय में थे। सुश्रुत जिन्होंने सुश्रुत संहिता कंपोज की थी अराउंड 600 एडी में, ये भी गुप्ता पीरियड के समय में ही थे। अब ये सुश्रुत संहिता में सर्जिकल प्रोसीजर्स का पूरा काम जो है वो डिटेल में बताया गया है, यानी कि किसी अगर बॉडी पार्ट को जोड़ना हो शरीर के तो बॉडी के किस हिस्से पर दबाव होना चाहिए, किस तरह का इक्विपमेंट किस बॉडी के पार्ट पर कट करके करना चाहिए, इन सारे प्रोसीजर के बारे में, इन सारे स्टेप्स के बारे में जानकारी दी गई है सुश्रुत संहिता में, जिस कारण सुश्रुत को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। और नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय का बुद्धिस्ट लर्निंग का मेन सेंटर हुआ करता था, जहां से दूर दूर से लोग, दुनिया भर से लोग वहां पढ़ाई करने के लिए आते थे। और इन सब चीजों के लिए गुप्ता एम्पायर के द्वारा, गुप्ता रूलर के द्वारा पैट्रोनेज भी दिया गया था और उसे प्रमोट भी किया था। अब जानते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। गुप्ता पीरियड के समय में आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी काफी ज्यादा फ्लरिश्ड हुआ। टेम्पल आर्किटेक्चर इस पीरियड में डेवलप्ड हुए। 3 स्टाइल के टेम्पल बनाए जाते थे, नागरा, द्रविड़ा एंड विसारा। फीचर्स की बात करें तो जैसे फ्री स्टैंडिंग टेम्पल, यानी कि एक अकेला मंदिर खड़ा है, स्क्रीन पर दिए पिक से क्लियर हो रहा है। बाद में शिखारा, प्लेटफॉर्म, मंडप, ये सब चीजें भी डेवलप की गई मंदिर में। और पंचायत स्टाइल टेम्पल उस टाइम पर डेवलप्ड किया गया। पंचायत स्टाइल टेम्पल यानी कि 5 टेम्पल्स होते हैं, जिसमें सेंटर में एक टेम्पल होता है और साइड में यानी कि कॉर्नर में 4 टेम्पल होते हैं। तो इस तरह से ये 5 टेम्पल हो जाते हैं, जिस वजह से इसे पंचायत स्टाइल टेम्पल कहा जाता है। स्क्रीन पर दिए पिक से काफी क्लियर हो रहा है। गुप्ता पीरियड के दौरान काफी मैग्निफिशिएंट टेम्पल, पैलेसेस, पेंटिंग और स्कल्पचर्स क्रिएट किए गए, जैसे दशवत्र टेम्पल इन देवगढ़, उत्तर प्रदेश, एंड इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग हिंदू टेम्पल, जो कि गुप्ता आर्किटेक्चर का एक फाइन एग्जाम्पल है। फिर तिगावा का विष्णु टेम्पल, भूमारा का शिव टेम्पल, नचनकुतारा का पार्वती टेम्पल, बुद्धिस्ट श्राइन्स एट सांची एंड बौद्ध गया, और अलग केव्स जैसे अजंता, बाग। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है गुप्ता पीरियड के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के। गुप्ता पीरियड में ये जो अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट हुआ इन द फील्ड ऑफ आर्ट, इसके कारण भी गुप्ता इरा को गोल्डन इरा कहा जाता है। और अजंता की जो मूरल पेंटिंग है, ये डिपिक्ट करती है बुद्धा की लाइफ के बारे में, जैसे कि जतका टेल्स में बताया गया है बुद्धा की लाइफ के बारे में, जिसे कंपोज किया था इस पीरियड में, गुप्ता पीरियड के दौरान। और जो प्लेसेस है जैसे अजंता, एलोरा, मथुरा, सारनाथ,
श्रीलंका का अनुराधापुर और सिगिरिया, ये सारे एग्जाम्पल्स है गुप्ता आर्ट और आर्किटेक्चर के। अब इस पीरियड के दौरान ही क्लासिकल इंडियन म्यूजिक और डांस ने एक तरह का शेप ले लिया था मॉडर्न फॉर्म में होने के लिए। और ये जो गुप्ता लेगेसी है इन आर्ट, वो हमें अभी भी साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलती है। और जो ब्रॉन्ज बुद्धा का स्कल्पचर है जो कि 7.5 फीट ऊंचा है, वो भी सुल्तानगंज में मिलता है एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ गुप्ता एज। और जो आयरन पिलर है मेहरौली दिल्ली का, जो कि मार्वेलस क्रिएशन है इस पीरियड का, जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, इतना 1,500 साल से वो पिलर वैसे ही खड़ा है, फिर भी अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है। वो 7 मीटर लॉन्ग पिलर है जो कि बना है रस्ट फ्री मेटल से। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उस टाइम पे कितनी बढ़िया मेटलर्जिकल स्किल्स इंडियंस में हुआ करती थी। और गुप्ता पीरियड के दौरान सिल्वर कॉइन्स भी इशू किए गए जिसे रूपकास कहा जाता था। और गुप्ता रूलर के द्वारा ही लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन भी इशू किया गया था। यानी कि गुप्ता रूलर्स ने कॉइन्स में भी अपनी अच्छी खासी जो एक्सपर्टीज है वो अवेल की थी। अब जानते हैं रिलीजन के बारे में। तो गुप्ता पीरियड के इस टाइम पे हिंदू एपिक्स को फाइनल टच दिया गया। और जो मोस्टली गुप्ता रूलर्स थे वो वैष्णवाइट थे, वैष्णविज्म को फॉलो करने वाले थे, जिस वजह से उन्होंने हिंदू रिलीजन को थ्रू आउट इंडिया एक्सपांड किए। इनके रियान में हिंदू रिलीजन काफी फ्लरिश्ड हुआ। भले ही गुप्ता किंग जो थे वो वैष्णविज्म को फॉलो करने वाले थे, बट वो अदर रिलीजन के प्रति टॉलरेंट भी थे, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म के प्रति टॉलरेंट भी थे। इस टाइम के दौरान जो सेक्रीफाइसेस थी उसे रिप्लेस कर दिया गया भक्ति से। अब जैसे हिंदू रिलीजन में काफी ज्यादा सेक्रीफाइसेस परफॉर्म की जाती थी, काफी सारे रिचुअल्स थे, जिस वजह से ये रिलीजन काफी टफ बना दिया गया था, जिस वजह से लोग हिंदुइज्म को छोड़कर बुद्धिज्म और जैनिज्म को फॉलो करने लग गए थे। जब सेक्रीफाइस को रिप्लेस कर दिया गया भक्ति से, यानी कि जब कहा गया कि किसी का बलिदान देना जरूरी नहीं है, आप बस भक्ति करिए, भगवान के पूजा करिए, और इस तरह से हिंदुइज्म रिलीजन को जब आसान बनाया गया तो फिर से हिंदुइज्म की तरफ लोग अट्रैक्ट होने लगे। अब इस कारण बुद्धिज्म जो है वो डिक्लाइन होने लग गया, क्योंकि हिंदुइज्म काफी लिबरल हो गया, यानी आसान हो गया। जितने भी रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे या फिर जो भी सेक्रीफाइसेस थे हिंदुइज्म में, उसे रिप्लेस कर दिया गया भक्ति से। अब जबकि जो गुप्ता रूलर्स थे वो वैष्णविज्म को फॉलो करने वाले थे, तो ब्राह्मणिज्म जो है वो फोरफ्रंट में आ गया और विष्णु और शिव भगवान की पूजा ये इंपॉर्टेंट हो गई। पुराण, महाभारत, रामायण, इन सब टेक्स्ट को गुप्ता पीरियड के दौरान कंपोज किया गया, जिस कारण इन सब टेक्स्ट में गुप्ता पीरियड के बारे में हमें जानकारी भी मिलती है। भगवतिज्म भी लाइट में आया, इस जिस कारण भगवतिज्म, परम भगवत का टाइटल भी गुप्ता रूलर ने अज्यूम किए थे। और इस पीरियड के दौरान भी तांत्रिज्म जो है वो इमर्ज हुआ था। अब बात करते हैं गुप्ता पीरियड में सोसाइटी कैसे हुआ करती थी। तो जैसे हमने जाना कि जब मौर्य एम्पायर डिक्लाइन होने लग गया था, तो उस समय इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में काफी सारे फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे, जैसे इंडो ग्रीक, इंडो सिथियंस, इंडो पार्थियंस, कुशान्स के। तो जब इंडिया में ये सब फॉरेनर्स आए तो उन फॉरेनर्स ने अपने आप को पूरी तरीके से इंडियनाइज्ड कर लिया, यानी कि उन्होंने अपने आप को इंडियन कल्चर में मिक्सअप कर लिया और फॉरेनर्स का इन्फ्लुएंस इंडियन कल्चर में भी देखा गया। पर गुप्त पीरियड के दौरान जो कास्ट सिस्टम है वो काफी ज्यादा रिजिड बन गया था। ब्राह्मण्स ने अपने आप को सोसाइटी में टॉप लेडर पर ऑक्यूपाई कर लिया। वैसे तो जैसे सोसाइटी के 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ब्राह्मण्स हमेशा ही सोसाइटी में अपने आप को टॉप पर रखते थे। अब गुप्त पीरियड के दौरान ब्राह्मण्स को लार्ज स्केल में लैंड ग्रांट दिया जाने लगा, जिस वजह से गुप्त टाइम में ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी और बढ़ गई। जबकि हमने मौर्य एम्पायर में देखा था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म फॉलो किए जा रहे थे, वहां के मौर्य रूलर बुद्धिज्म को और जैनिज्म को फॉलो कर रहे थे, जिस वजह से ब्राह्मण्स जो है वो कहीं ना कहीं दब गए। पर जब गुप्त एम्पायर की शुरुआत हुई, जब गुप्त रूलर्स ने रूल करना चालू किया, तब मोस्टली गुप्त रूलर जो थे वो वैष्णविज्म थे, वैष्णविज्म और शैविज्म को फॉलो करने वाले थे। इस वजह से ब्राह्मण्स ने अपने आप को सोसाइटी में टॉप पर ऑक्यूपाई कर लिया। वैसे तो गुप्ता रूलर ओरिजिनली वैश्य थे, पर उस समय ब्राह्मण्स के द्वारा गुप्ता रूलर को क्षत्रिय क्लास से देखा गया। इसका मतलब ये था कि ब्राह्मण्स गुप्ता रूलर को पूरी तरीके से सपोर्ट करते थे। ब्राह्मण्स के द्वारा गुप्तास को क्षत्रिय क्लास की नजरों से देखा जाता था, क्योंकि सोसाइटी में डिवीजन किया गया था ऑक्यूपेशन के हिसाब से। जैसे ब्राह्मण्स पंडित हुआ करते थे, क्षत्रिय रूलर हुआ करते थे, वैश्य ट्रेडर हुआ करते थे और शूद्र सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हुआ करते थे। तो इस तरह
गुप्ता पीरियड के समय में ब्राह्मण्स का गुप्ता रूलर को पूरा सपोर्ट था और ब्राह्मण्स के द्वारा गुप्ता रूलर्स को क्षत्रिय क्लास की नजरों से देखा जाता था। ब्राह्मण्स के द्वारा गुप्ता किंग को देवताओं के गुणों से दर्शाया गया, जिस कारण गुप्ता प्रिंसेस जो है ब्राह्मणशियल ऑर्डर की ग्रेट सपोर्टर बन गई। ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा लैंड ग्रांट दिया जाता था और साथ ही साथ जो ब्राह्मण्स थे वो बहुत सारे प्रिविलेज क्लेम करते थे, जिसकी जानकारी नारद के लॉ बुक में दी गई है। गुप्त पीरियड के दौरान जो प्रैक्टिस थी अनटचेबिलिटी की, उसकी शुरुआत हुई। फाहिन जो कि चाइनीज ट्रैवलर थे जो इंडिया विजिट के लिए आए थे, तो फाहिन जो थे वो गुप्त पीरियड के दौरान ही इंडिया विजिट के लिए आए थे। तो फाहिन के रिकॉर्ड से हमें गुप्त रूलर की सोसाइटी के बारे में पता चलता है, जिसमें चांडाल्स के बारे में बताया गया है। उनके रिकॉर्ड से पता चलता है कि चांडाल्स की जो कंडीशन थी वो बहुत ही मिजरेबल थी गुप्त पीरियड के दौरान। यानी कि सोसाइटी को जो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो शूद्र से भी बेकार हालत थी चांडाल्स की। उन्हें गांव के बाहर रखा जाता था, उन्हें सैनिटेशन और साफ सफाई के कामों में इंक्लूड किया जाता था, उन्हें कुछ आवाज करने वाली चीज पहनकर चलना पड़ता था, जिस वजह से उनका टच किसी और को ना लग जाए। अगर चांडाल्स की छवि या टच किसी हाई क्लास के लोगों पर पड़ जाए या ब्राह्मण को लग जाए तो उसे शुद्धिकरण के प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती थी। तो इस तरह से उनकी स्थिति बहुत खराब थी और इसे गुप्ता रूलर का एक ड्रॉबैक माना जा सकता है। इनके समय में जो लैंड ग्रांट की प्रैक्टिस थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई। ना सिर्फ लैंड ग्रांट दिया जाता था, बट उस लैंड को गवर्न करना और रेवेन्यू कलेक्ट करना भी उसी पर्टिकुलर पर्सन पर सौंप दिया जाता था। अब जब लार्ज नंबर में लैंड ग्रांट दी जाने लगी तो उस समय फॉरेनर्स ने और वहां के ट्राइबल पीपल ने अपने आप को कास्ट और सबकास्ट सिस्टम में कैटेगराइज कर लिया, जैसे भूमिहारास और कायस्थ। गुप्ता पीरियड में जो वुमेन की पोजीशन थी वो धीरे धीरे बहुत ही खराब हो गई। वुमेन्स को स्टडी से प्रोहिबिट कर दिया गया, जैसे कि रिलीजियस टेक्स्ट जो है पुराण, वो महिला नहीं पढ़ सकती थी, उसका अभ्यास महिला नहीं कर सकती थी और महिलाओं को पुरुषों के सबऑर्डिनेट डिक्लेयर कर दिया। उन्हें इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे। जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन्स की स्थिति अच्छी थी, बट धीरे धीरे उनकी स्थिति खराब होने लगी और जो प्रैक्टिस थी स्वयंवर की मनुस्मृति के अनुसार वो भी समाप्त कर दी गई और बहुत ही कम उम्र में गर्ल्स की मैरिज कर दी जाती थी। अब जैसे ज्यादातर गुप्ता रूलर जो थे वो वैष्णविज्म और शैविज्म को फॉलो करने वाले थे, जिस वजह से जो ब्राह्मणिज्म था उन्होंने अपने आप को बहुत ही सुप्रीम मानना चालू कर दिया। इस पीरियड के दौरान मूर्ति पूजा करना चालू किया गया और वेरियस रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चालू किया, सिंपल रिचुअल्स परफॉर्म करना चालू किया गया, जिस वजह से शैविज्म, वैष्णविज्म काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। और वेरियस रिलीजियस लिटरेचर जैसे कि पुराण इस समय में इस पीरियड के दौरान कंपोज किए गए। अब ब्राह्मणिज्म के इस प्रोग्रेस की वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा और फाहिन जो कि चाइनीज ट्रैवलर थे, उनके रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि बुद्धिज्म गंगेटिक वैली में डिक्लाइन हो रहा था गुप्ता पीरियड के समय में। बट गुप्ता पीरियड के समय में कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर जैसे कि वसुबंधु, इन्हें पेट्रोनेज पे दिया गया। जैसे हम पहले जान चुके हैं, गुप्ता पीरियड भले ही वैष्णविज्म और शैविज्म को फॉलो करते थे, बट वो अदर रिलीजन के प्रति टॉलरेंट भी थे, जबकि वेस्टर्न और साउथ इंडिया में जैनिज्म फ्लरिश्ड हो रहा था। और इसी पीरियड के दौरान जो ग्रेट जैन काउंसिल है वो हुई थी वल्लभी में, एंड द जैन कैनन ऑफ द श्वेताम्बरास वाज रिटन ड्यूरिंग दिस जैन काउंसिल। अब जानते हैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो वेरियस इंस्क्रिप्शन में गुप्तास रूलर्स ने जो टाइटल अज्यूम किए थे उसके बारे में बताया गया है, जैसे परानी अद्विता, महाराजाधिराज, पृथ्वीपाल, परमेश्वरा, सम्राट, एकाधिराज और चक्रवर्ती। ये सब टाइटल्स जो है जो गुप्ता रूलर ने उस समय अज्यूम किए थे, इसकी जानकारी हमें इंस्क्रिप्शन से मिलती है। और किंग को उनके एडमिनिस्ट्रेशन में चीफ मिनिस्टर असिस्ट करते थे। उस समय चीफ मिनिस्टर को मंत्री या सचिव के नाम से जाना जाता था। प्रतिहार और महाप्रतिहार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे रॉयल कोर्ट में, जबकि ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते थे, फिर भी इनका पोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ करता था। इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑफिसर्स के बारे में भी मेंशन है, जैसे कि उस समय के इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑफिसर्स हुआ करते थे सेनापति, महासेनापति, बालाध्यक्ष, महाबालाध्यक्ष, बालाधिकृता, महाबालाधिकृता, और ये सब शायद अलग अलग ग्रेड के नाम थे। और भी 2 अदर हाई मिलिट्री ऑफिसर्स थे, जैसे भतस्वपति
यानी कि कमांडर ऑफ इन्फेंट्री एंड कैवलरी, और दूसरे थे कटुका, मतलब कमांडर ऑफ एलिफेंट कॉर्प्स। अनदर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स जो मेंशन किया गया है बसार सील में, वो है रन भंडागर धिकारन, यानी कि वॉर के समय जो भी पैसों का खर्च लगता होगा उसका पैसों का हिसाब किताब करने वाला, यानी कि चीफ ऑफ द ट्रेजरी ऑफ द वॉर ऑफिस, उस पोस्ट को रन भंडागर धिकारन कहा जाता था। कुछ अनदर हाई ऑफिसर्स के बारे में मेंशन है गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में, और ये जो पद है वो गुप्ता रूलर आने के पहले के समय में एग्जिस्ट नहीं करते थे, और ये गुप्ता रिकॉर्ड्स में ही हमें देखने को मिलते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे संधि विग्रहिका या महासंधि विग्रहिका, यानी कि एक टाइप ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, और एक इंस्क्रिप्शन में मेंशन है सर्वाध्यक्ष, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ ऑल। बट ये जो पोस्ट है ये क्लियर पता नहीं है कि ये सेंट्रल ऑफिसर था या प्रोविंशियल ऑफिसर था, यानी कि सेंट्रल लेवल पे काम करता था या लोकल ऑफिसर लोकल लेवल पे काम करता था, बट सर्वाध्यक्ष नाम का पोस्ट हुआ करता था। और कई सारे इंस्क्रिप्शन में मेंशन है दूतक और ड्यूटी, यानी कि एक ऐसा दूतक या दूत, राजा का दूत हुआ करता था, हु कम्युनिकेटेड रॉयल कमांड्स टू ऑफिसर्स एंड पीपल कंसर्न्ड। नेक्स्ट पोस्ट थी दंड पाशाधिकारन, यानी कि चीफ ऑफ द पुलिस। और भी दूसरे ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिशियल्स थे, जैसे दंडपासिका, चातास, भातास, दंडिका यानी कि चेस्टिजर, और चोरो धरनिका, यानी कि चोरों को पकड़ने वाला। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए क्लास ऑफ ऑफिशियल्स थे, जैसे कुमारामत्यस, आयुक्तस। कुमारामत्यस और आयुक्तास ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरसी करते थे, पूरी जानकारी इसके बारे में लेते थे, जिस वजह से किंग, राजा जो थे वो कुमारामत्यस और आयुक्तास के साथ एक क्लोज कांटेक्ट मेंटेन करते थे, यानी कि इन दोनों से राजा जो थे वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की सारी जानकारी ले लिया करते थे। गुप्ता एम्पायर में जो प्रोविंसेस थी उसे भुक्तिस कहा जाता था, और प्रोविंशियल गवर्नर्स को उपारिकास या उपारिक कहा जाता था। जो उपारिक थे, जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, वो मोस्टली प्रिंस में से ही चुने जाते थे, क्योंकि इस पोस्ट पर, प्रोविंशियल गवर्नर के पोस्ट पर कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन चाहिए था, जिस वजह से ये पोस्ट जो है प्रिंस को मिला करती थी। अब भुक्ति जो है यानी कि प्रोविंस, उसे सब डिवाइडेड किया जाता था विश्व में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में, और जो विश्व को गवर्न करता था उसे कहा जाता था विश्वपति। और नगर श्रेष्ठी ये जो ऑफिसर्स हुआ करते थे वो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन देखा करते थे, और जो विलेज होते थे, डिस्ट्रिक्ट में जो विलेजेस होते थे उसे ग्राम कहा जाता था, और उस विलेज के हेड को ग्रामिकास कहा जाता था, यानी कि वो विलेज को जो कंट्रोल करता था उसे ग्रामिकास कहा जाता था। और फाहिन जो कि चाइनीज ट्रैवलर थे, उनके अकाउंट से हमें पता चलता है कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही माइल्ड और बेनेवोलेंट था, यानी कि बहुत ही नर्म और दयालु स्वभाव का था। वो अपने प्रजा के प्रति काफी दयालु थे। पीपल्स मूवमेंट के लिए किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं था, और जो आम जनता थी वो काफी हद तक अपना जो पर्सनल फ्रीडम है उसे एंजॉय करती थी। स्टेट के द्वारा, राजा के द्वारा किसी तरह का इंटरफेरेंस इंडिविजुअल्स लाइफ में नहीं हुआ करता था। पनिशमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं थी, यानी कि अगर किसी ने कुछ गलती कर दी तो फाइन इम्पोज किया जाता था, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन काफी इफिशिएंट था। वो जो रोड थे, जो उन्होंने रोड बनाए थे, वो ट्रैवलर्स के लिए काफी सेफ थे, और किसी तरह का चोरों का डर नहीं था। और उन्होंने, उनके अकाउंट से पता चलता है कि जो वहां के पीपल थे वो बहुत ही प्रॉस्परस थे, और क्राइम तो ना के बराबर हुआ करता था, जिस वजह से फाहिन काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की इफिशिएंसी को। वो बोलते हैं कि उनकी इतनी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होने के कारण वो बिना किसी डर के गंगेतिक वैली में घूम पाए थे। सो ऑन द होल जो एडमिनिस्ट्रेशन था गुप्ता एम्पायर का वो काफी ज्यादा लिबरल था देन द मौर्य एम्पायर। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कई सारे पोस्ट हुआ करते थे, जैसे महामंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर, जो राजा को असिस्ट करते थे, यानी कि हु स्टूड एट द हेड ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। महाबालाधिकृता यानी कि कमांडर इन चीफ, जिसके पास आर्मी हुआ करती थी, आर्मी का हेड। संधि विग्रहिका यानी कि फॉरेन मिनिस्टर। महादंड नायक यानी कि चीफ जस्टिस, यानी कि जो व्यक्ति अंतिम रूप में न्याय सुनाता था। हालांकि उस समय जो अंतिम अपील थी वो राजा के सामने की जा सकती थी। महाअश्वपति यानी कि कमांडर ऑफ कैवलरी, यानी घुड़सवारी का हेड। महापिलुपति यानी कि कमांडर ऑफ एलिफेंट, यानी कि एलिफेंट की जो फौज होती थी, सेना होती थी, उसका हेड। महारण भंडागरिका यानी कि मास्टर जनरल ऑफ मिलिट्री स्टोर्स, यानी कि युद्ध के समय में जो भी अनाज सामग्री होती थी या फिर जो भी जरूरत के सामान होता था, जैसे वेपन्स और भी दूसरी चीजें, उसका हेड हुआ करता था महारण भंडागरिका।
अब जानते हैं कि गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन कैसे हुआ। तो गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग द रियान ऑफ स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो कि चंद्रगुप्त द सेकंड के ग्रैंडसन थे। स्कंदगुप्त ने सक्सेसफुली हुनों के अगेंस्ट और पुष्यमित्रा जो कि एक ट्राइबल पीपल थे, यानी कि जो लेटर गुप्ता के समय पैरेलली इवॉल्व हुए थे, उन दोनों को सक्सेसफुली डिफीट किया था। बट इस लड़ाई के बाद उनके एम्पायर में काफी ज्यादा फाइनेंसेस और रिसोर्सेस की कमी होने लगी, जिस वजह से गुप्ता एम्पायर काफी ज्यादा वीक हो गया और धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा। पुष्यमित्रा, ये पुष्यमित्रा शुंगा नहीं है, ये पुष्यमित्रा अलग है। पुष्यमित्रा एक ट्राइबल पीपल हुआ करते थे जो उस समय सेंट्रल इंडिया में रहा करते थे ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी सीई। वो नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे और गुप्ता एम्पायर के लिए सीरियस थ्रेट भी माने जाते थे। लेटर पीरियड यानी कि कुमार गुप्त द फर्स्ट के रियान से ही इन्होंने अपना सिर उठाना शुरू कर दिया था। एक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि पुष्यमित्र और गुप्त एम्पायर की लड़ाई बिटवीन 455 टू 467 सीई चलती रही, जिसमें स्कंदगुप्त का काफी बड़ा रोल था। कुमार गुप्त के सक्सेसर थे स्कंदगुप्त, जिन्होंने पुष्यमित्र को काफी सक्सेसफुली डिफीट किया। बट इस लड़ाई के बाद जैसे नॉर्थ वेस्ट रीजन से हुनों का अटैक हो रहा था गुप्ता एम्पायर पर। हुन ये फॉरेन इन्वेडर थे और नर्मदा तट पर रिसाइड कर रहे थे। पुष्यमित्रा वो भी गुप्ता एम्पायर पर अटैक कर रहे थे, जिस वजह से गुप्ता एम्पायर वीक हो गया था। और जो लास्ट रिकॉग्नाइज किंग थे गुप्ता लाइन के, वो थे विष्णुगुप्त, जिनका रियान था फ्रॉम 540 एडी टू 550 एडी। इसके बाद और भी कई सारे गुप्ता किंग आए मगध के रीजन में गुप्ता टाइटल के साथ। लेकिन गुप्त रूलर के जो मेन स्ट्रीम हिरार्की है वो उनसे रिलेटेड थे या नहीं थे, इस पे काफी ज्यादा विवाद है। जबकि कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो मेन गुप्ता रूलर की हिरार्की है वो उससे बिलोंग नहीं करते थे, बट उन्होंने गुप्ता टाइटल अज्यूम किए थे। गुप्ता किंग बुधा गुप्ता के रियान के समय में जो वाकाटक रूलर थे नरेंद्र सेना वेस्टर्न डेक्कन के, उन्होंने मालवा, मेकाला और कोसला इन जगह पर अटैक किया था। लेटर ऑन जो दूसरे वाकाटक किंग थे हरिसेन, उन्होंने मालवा और गुजरात को गुप्तों के एम्पायर से अपने एम्पायर में, वाकाटक एम्पायर में इंक्लूड कर लिया था। तो स्क्रीन पर दिए पिक से, मैप से काफी ज्यादा क्लियर हो रहा है कि हम क्या समझ रहे हैं। तो स्कंदगुप्त के रियान में जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन पे फॉरेन इन्वेडर हुन्स इन्वेट कर रहे थे, बट स्कंदगुप्त के रियान में उन्होंने हुन से फाइट कर कर उन्हें रोक के रखा था। बट इन 6th सेंचुरी हुनों ने मालवा, गुजरात, पंजाब और गंधारा रीजन जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया। अब इस फॉरेन इन्वेजन, हुन इन्वेजन से गुप्ता एम्पायर काफी ज्यादा वीक हो गया। मतलब स्टार्टिंग में स्कंदगुप्त के रियान में तो उन्होंने हुनों से फाइट की, मल्टीपल फाइट की, उन्हें रोक के भी रखा, बट लेटर ऑन धीरे धीरे गुप्ता एम्पायर वीक होने लगा। अब गुप्ता एम्पायर वीक होने के कारण जो इंडिपेंडेंट रूलर थे वो ऑल ओवर नॉर्थ में इमर्ज होने लगे, जैसे यशोधर्मन ऑफ मालवा, मौखारिस ऑफ उत्तर प्रदेश, मैत्रकास इन सौराष्ट्र एंड अदर्स इन बंगाल। और गुप्ता एम्पायर सिर्फ मगध तक सीमित रह गया। अब यशोधर्मन जो था, जो मालवा रीजन को रूल कर रहा था, वो तो गुप्ता एम्पायर के साथ कंपटीशन फील करता था, बट उन्होंने समझा कि इस टाइम पर फॉरेन इन्वेडर हुनों को हराना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए यशोधर्मन ने नारासिम्हा गुप्ता के साथ जॉइंट फोर्स से हुनों को हराया। उस समय हुन के चीफ थे मिहिरकुल, जो कि काफी पावरफुल रूलर थे। वैसे तो हुनों के चीफ मिहिरकुल को दोनों रूलर यशोधर्मन और नरसिम्हा गुप्त ने मिलकर हराया, बट ज्यादा कंट्रीब्यूशन जाता है यशोधर्मन को हुनों को हराने में। लेटर गुप्तास जो थे उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे पहले के जो गुप्ता रूलर थे वो हिंदुइज्म को फॉलो करते थे, जिस वजह से ब्राह्मण जो थे उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करते थे और गुप्ता रूलर भी ब्राह्मण्स को सपोर्ट करते थे। बट लेटर गुप्तास ने बुद्धिज्म फॉलो करना चालू कर दिया, जिस वजह से उनका एम्पायर वीक होते चले गया। बाद के जो गुप्ता रूलर्स थे वो एम्पायर बिल्डिंग और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट पर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाए। और लेटर गुप्ता रूलर काफी वीक रूलर्स भी थे, जो फॉरेन इन्वेजन और जो नेटिव रूलर्स के इन्वेजन थे उसे प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाए, फाइट नहीं कर पाए, जिस वजह से गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हो गया। और 6th सेंचुरी के बिगिनिंग में जो गुप्ता एम्पायर है वो पूरी तरीके से बिखर गया और उनके रीजन में जो छोटे रूलर्स थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर कर अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया। इस तरह से गुप्ता एम्पायर पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का टॉपिक यानी कि हुन्स इन्वेजन हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में और गुप्ता पीरियड के बारे में क्विकली रिवीजन भी करेंगे।
आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।